आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले सेल कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि हमारे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट वीडियो होने वाला है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यू को। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और नोट्स आप लोग को बहुत ही जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो बात करें हम लोग सेल कम्युनिकेशन की, तो जैसा कि इसका नाम ही है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। तो यहाँ पे होता क्या है कि आप लोग को पता है टिश्यू में क्या होता है। टिश्यू हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो एक टिश्यू में बहुत सारी सेल्स जो है एक साथ काम कर रही होती हैं। तो वहाँ पे उनको जो है कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए बातचीत करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ठीक है, अब बातचीत का मतलब यहाँ पे सेल ऐसा तो होता नहीं है कि मुंह से बोल के बात करती हैं। ठीक है, उनके पास बोलने के लिए ऐसा हम लोग की तरह तो है नहीं। तो वो लोग यहाँ पे क्या करती हैं कि सेल मतलब सिग्नल भेजती हैं। ठीक है, एक सेल यहाँ पे दूसरी सेल को कुछ सिग्नल्स भेजती है और इसीलिए सेल कम्युनिकेशन को यहाँ पे सेल सिग्नलिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब आप लोग इसको बहुत ही सिंपली समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पे 10 लोगों को किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए दे दिया जाए। तो अगर वो 10 लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो क्या वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा? कोई अपना काम करेगा, कोई अपना काम करेगा। अगर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो वहाँ पे 10 लोगों को एक साथ जो है काम करना है, तो बातचीत करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से जब हमारे टिश्यू में बहुत सारी सेल्स यहाँ पे एक साथ काम कर रही होती हैं तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसी तरीके से जब हमारे टिश्यू में बहुत सारी सेल्स यहाँ पे एक साथ काम कर रही होती हैं तो वहाँ पे उनका कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने होम्योस्टेसिस में भी देखा था कि जब हमारी बॉडी में कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं तो यहाँ पे सेल क्या करता है, जो है कंट्रोल सेंटर को सिग्नल भेजता है। तो वही चीज़ें है ना, वो सारी चीज़ें हमारी सेल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पे सेल कम्युनिकेशन होता कैसे है, उसी को हम लोग को आज की वीडियो में देखना है। तो बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो ये हमारी सेल की एबिलिटी होती है टू रिसीव एंड सेंड सिग्नल्स फ्रॉम एंड टू अनदर सेल। यानी कि एक सेल की दूसरे सेल को सिग्नल भेजने की और उससे सिग्नल रिसीव करने की जो प्रोसेस होती है वही हमारी सेल कम्युनिकेशन कहलाती है। अब सेल कम्युनिकेशन हमारी सेल की ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो हमारा सेल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें पहला होता है हमारा लिगेंड और दूसरा होता है हमारा रिसेप्टर। अब देखो ये दोनों अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में थोड़ा समझ लेते हैं जितना हमें आज की वीडियो में काम है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारी एक सेल होती है, ठीक है, तो मान लो एक सेल को दूसरे सेल से यहाँ पे कम्युनिकेट करना है या फिर सिग्नल भेजना है। तो यहाँ पे सिग्नल वो भेजती कैसे है? तो देखो यहाँ पे जो सिग्नल होते हैं वो यहाँ पे लीगेंड के फॉर्म में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये हमारे सिग्नल्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे एक सेल ने भेजे हैं। तो यहाँ पे इनको हम जो है लीगेंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सेल होती है वो सिग्नल हमारे लीगेंड के फॉर्म में जनरेट करती है और जो दूसरी सेल होती है जिसको यहाँ पे सिग्नल भेजना होता है तो वो यहाँ पे क्या करती है कि उसके पास यहाँ पे कुछ रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि यहाँ पे सेल के ऊपर हमारे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिसेप्टर्स के ऊपर होता क्या है कि ये जो लिगेंड है ये जाके बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो कि ये जो हमारा लिगेंड है ये हमारा जाके रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा और उसके बाद होगा क्या कि ये जो सिग्नल है वो यहाँ पे जो दूसरी सेल जिसको भेजना था वो यहाँ पे रिसीव कर लेगी और उसके बाद ये लिगेंड हमारे रिसेप्टर से होते हुए सेल के अंदर पहुंच जाएंगे और हमारा जो सेल कम्युनिकेशन है उसकी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो जो सेल हमारी सिग्नल भेजती है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे सिग्नलिंग सेल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारी सिग्नल को जनरेट कर रही होती है और जो सेल हमारी सिग्नल को रिसीव करती है उसको हम लोग यहाँ पे टारगेट सेल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सिग्नलिंग सेल ने इस सेल को टारगेट किया सिग्नल रिसीव करने के लिए। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे आई होप। और वही चीज़ हमारी यहाँ लिखी हुई है कि लिगेंड हमारा क्या होता है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, यानी कि जो हमारी सिग्नलिंग सेल रिलीज करती है। और रिसेप्टर क्या होता है? साइट होती है जहाँ पे ये लिगेंड जो है जाके बाइंड होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग की, तो हमें जो है 4 तरीके से सेल सिग्नलिंग देखने को मिलती है, जिसमें पहला होता है हमारा पैराक्राइन, दूसरा होता है ऑटोक्राइन, तीसरा होता है एंडोक्राइन एंड फोर्थ होता है हमारा डायरेक्ट सिग्नलिंग। तो इन चारों को हम लोग एक एक करके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पैराक्राइन सिग्नलिंग की, तो ये हमारी सेल सिग्नलिंग का ऐसा फॉर्म होता है जहाँ पे जो हमारी टारगेट सेल होती है वो यहाँ पे सिग्नलिंग सेल के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि डायरेक्टली अटैच नहीं होती है। देखो बहुत पास होती है पर डायरेक्टली अटैच नहीं होती है। तो इसको आप लोग देखो ऐसे समझो कि जैसे ये हमारी यहाँ पे सिग्नलिंग सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारी टारगेट सेल है। देखो ये हमारी बेसिकली नर्व सेल्स होती हैं, बट यहाँ पे आप लोग समझ लो कि ये हमारी जो है सिग्नलिंग सेल का यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये यहाँ पे टारगेट सेल का यहाँ पे मेम्ब्रेन है। ठीक है,
तो अब होगा क्या कि देखो ये दोनों बहुत पास पास हैं, लेकिन देखो एक दूसरे से अटैच नहीं है, ठीक है, जुड़े हुए नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये सेल हमारी जो है लिगेंड को रिलीज करेगी सिग्नल के फॉर्म में, और यहाँ पे हमारे कुछ रिसेप्टर्स होंगे जो यहाँ पे इन सिग्नल को कलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ये जाके बाइंड हो जाएंगे और हमारी सेल कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हमारी सिग्नलिंग सेल ने क्या किया, लिगेंड को रिलीज किया, और टारगेट सेल ने क्या किया, उसको जो है रिसीव कर लिया, ठीक है, और हमारा सेल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अब बात करें हम लोग यहाँ पे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की, तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी सेल है वो खुद ही को सिग्नल भेजती है, यानी कि खुद ही यहाँ पे लिगेंड को रिलीज करती है और फिर ये लिगेंड जाके उसी सेल की साइड पे बाइंड हो जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि हमारी सेल ने क्या किया, लिगेंड्स यानी सिग्नल को रिलीज किया, और उसके बाद ये सिग्नल क्या हुआ, जाके जो है इसी सेल की रिसेप्टर पे बाइंड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेल खुद को ही सिग्नल भेजती रहती है। अब जो यहाँ पे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होता है वो यहाँ पे मेटास्टेसिस में बहुत ही की रोल प्ले करता है। अब देखो मेटास्टेसिस हमारी कैंसर की एक स्टेट होती है, तो वो एक अलग टॉपिक है, बट अभी आप लोग यहाँ पे समझ लो। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे एंडोक्राइन सिग्नलिंग की, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी सिग्नलिंग सेल होती है और टारगेट सेल होती है, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा दूर होती हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारी सिग्नलिंग सेल होती है वो यहाँ पे जो अपने सिग्नल होते हैं वो यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये हमारी ब्लड वेसल है और इसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारी सिग्नलिंग सेल है वो अपने सिग्नल्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती है, और उसके बाद ब्लड से फ्लो होता होता है जो हमारी टारगेट सेल है वहां तक ये सिग्नल जो है पहुंच जाते हैं, उसके बाद उसकी रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, और यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल बात होती है कि जो हमारे सिग्नल्स हैं वो यहाँ पे हार्मोन्स के फॉर्म में रिलीज होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स का रिलीज होता है वो यहाँ पे एंडोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू होता है। और फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सिग्नलिंग की, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल का ट्रांसफर होता है वो यहाँ पे गैप जंक्शन के थ्रू होता है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि गैप जंक्शन हमारी सेल कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी सिग्नलिंग सेल होती है और टारगेट सेल होती है, तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमारे सिग्नल्स हैं वो यहाँ पे इन गैप्स के थ्रू जो है हमारी सिग्नलिंग सेल से टारगेट सेल तक पहुँच जाते हैं, और हमारा जो सेल कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे टिश्यू की डेफिनेशन की, तो हम सभी को पता है कि टिश्यू हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, यानी कि कई सारी जब सेल्स कंबाइन करती हैं तो यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली है कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो यहाँ पे सिमिलर होना चाहिए। अब इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से क्या मतलब है कि मान लो हमारा कोई लीवर का टिश्यू है, ठीक है, तो वहाँ पे सेल्स भी हमारी लीवर की होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लो हमारा कोई हार्ट का टिश्यू है तो वहाँ पे सेल्स हमारी हार्ट की होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो टिश्यू है वो लीवर का है और सेल्स हमारी वहाँ पे हार्ट की आके लग गई, क्योंकि हार्ट की जो सेल्स हैं वो हार्ट का फंक्शन परफॉर्म करेंगी और जो लिवर की सेल्स हैं वो यहाँ पे लिवर का फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो जो सिमिलर फंक्शन वाली सेल्स हैं वही यहाँ पे जो है टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। और सिमिलर स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, अब इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि मान लो हमारा कोई टिश्यू है और उसकी सेल्स यहाँ पे अगर मान लो स्क्वायर शेप में है, तो यहाँ पे सारी की सारी सेल्स हमारी स्क्वायर शेप की ही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। या फिर इसको मान लो हमारी कोई टिश्यू है जिसकी सेल्स यहाँ पे स्फेरिकल शेप में, तो सारी की सारी स्फेरिकल शेप की होनी चाहिए। या फिर मान लो ट्रायंगुलर शेप की है तो सारी की सारी ट्रायंगुलर शेप की होनी चाहिए। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सेल्स हमारी यहाँ पे स्क्वायर शेप की हैं, कुछ हमारे यहाँ पे स्फेरिकल शेप की हैं और कुछ हमारे यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप की हैं। देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पे अलग अलग हो गए, तो ये हमारा टिश्यू कहलाएगा ही नहीं। यानी कि जो हमारा टिश्यू है उसमें जो हमारी सेल्स हैं उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए और सिमिलर फंक्शन होना चाहिए, तब जाके हमारा वो टिश्यू कहलाता है। यानी कि इस तरह का अगर फॉर्मेशन है, इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन है, तो वो हमारा टिश्यू नहीं कहलाएगा। आई होप कि आप लोग यार समझ रहे होगे, ठीक है। अब देखो हिस्टोलॉजी हमारी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे टिश्यू की स्टडी करते हैं। यानी टिश्यू का जो भी स्ट्रक्चर है और जो भी फंक्शन है उसकी जितनी भी स्टडी होती है उसको हम लोग यहाँ पे हिस्टोलॉजी के अंदर करते हैं। अब हम लोग बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉडी टिश्यू के बारे में, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें 4 टाइप के बॉडी टिश्यू देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ होता है हमारा नर्वस टिश्यू, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं और ये हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग को फॉर्म करता है। यानी हमारी बॉडी के ऊपर जितनी भी आउटर कवरिंग है, ये जो आपको स्किन दिख रही है, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है।
और बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनकी भी जो आउटर कवरिंग होती है वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। और इसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो भी हमारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर ही बनी हुई होती है। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि लाइनिंग और कवरिंग क्या होता है। देखो, मान लो यहाँ पे हमारी कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, यानी ब्लड वेसल आप लोग को पता है ना, जिसमें हमारा ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड वेसल है, तो आप लोग को पता है इसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है, तो ये हमारा हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें देखो होता क्या है कि ये जो आउटर कवरिंग है, आउटर, इसको हम लोग यहाँ पे कवरिंग कहते हैं, ठीक है, कवरिंग। तो ये भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। और इसके बाद जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसको हम लोग लाइनिंग बोलते हैं। तो ये भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कोई हॉलो ऑर्गन है तो उसकी जो आउटर कवरिंग है और जो इंटरनल लाइनिंग है वो दोनों की दोनों चीज़ें हमारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर ही बनी हुई होती हैं। और इसके बाद हमारी बॉडी के ऊपर आप लोग को जो स्किन दिख रही है वो सारी की सारी चीज़ें तो हमारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी ही हुई हैं। यानी कि आप समझ रहे हो एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब देखो, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें जो हमारी सेल्स होती हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक होती हैं। यानी कि एक सेल और दूसरी सेल के बीच में यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस देखने को नहीं मिलता है। और ये यहाँ पे शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यानी आप लोग यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर देख सकते हो कि हमारी सेल्स जो है यहाँ पे एक दूसरे से कितना ज़्यादा क्लोजली अटैच हैं और यहाँ पे कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है। और ये यहाँ पे शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस शीट के फॉर्म में। और उसके बाद जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है उसमें जो हमारी सेल्स होती हैं वो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहती हैं बाय हेमीडेस्मोसोम्स। तो हम लोगों ने सेल जंक्शंस में देखा था कि जो हमारा हेमीडेस्मोसोम होता है वो यहाँ पे सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच का जंक्शन होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नीचे आप लोग को जो मेम्ब्रेन दिख रही है इसी को हम लोग यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये जो हमारी सेल्स हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही टिकी हुई रहती हैं, ठीक है, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन इनका बेस की तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं तो उनका जो आउटर सरफेस होता है उसको हम लोग यहाँ पे एपिकल सरफेस बोलते हैं, यानी सेल्स के ऊपर वाला जो सरफेस होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे बेस से कनेक्ट रहता है यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है उसको हम लोग यहाँ पे बेसल सरफेस बोलते हैं। और जो यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, यानी आप लोग देख सकते हो ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लैटरल सरफेस बोलते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग होती है। तो सबसे पहला फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्शन का, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी एक्सटर्नल डैमेज होते हैं, जो भी इंजरी होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह एक्ट करता है। और उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे सेकंड फंक्शन की, तो जो भी हमारी बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं तो उनसे स्वेट का सिक्रीशन भी यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आ जाता है। यानी कि जो हमें पसीना वगैरह आता है वो भी यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन के अंदर आ जाता है। और उसके बाद जो भी अब वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, तो वो भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन के अंदर आ जाता है। और उसके बाद जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यानी कि जो यूरिन वगैरह होता है उसका जो एलिमिनेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो भी यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आ जाता है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिसमें पहला होता है हमारा सिंपल एपिथेलियल और दूसरा होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। तो देखो, जो हमारा सिंपल होता है उसके अंदर भी 3 टाइप होते हैं और जो हमारा स्ट्रेटिफाइड होता है इसके अंदर भी 3 टाइप होते हैं। तो देखो, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक चीज़ समझ लो कि जो हमारा यहाँ पे क्यूब शेप की सेल होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्यूबॉइडल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो सेल्स यहाँ पे क्यूब होती हैं, तो क्यूब आप लोग को पता है जिसकी लेंथ और यहाँ पे ब्रेथ यहाँ पे बराबर होती है, ठीक है, यानी लंबाई चौड़ाई जिसकी बराबर होती है उसको हम लोग यहाँ पे क्यूब बोलते हैं। तो जो क्यूब शेप की सेल होंगी उसको हम लोग यहाँ पे क्यूबॉइडल बोलेंगे। और जो हमारे यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेल होंगी उसको हम लोग यहाँ पे कॉलमनर बोलेंगे। और जो हमारी फ्लैट सेल्स होंगी यानी कि जो यहाँ पे चपटी सेल्स होंगी उसको हम लोग यहाँ पे स्क्वामस सेल बोलेंगे। तो अब इसी तरह आप लोग समझ सकते हो कि जो हमारा सिंपल एपिथेलियम होता है वो भी हमारा 3 टाइप में डिवाइड होता है, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वामस एंड सिंपल कॉलमनर, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड भी हमारा इसी तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें पहला होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस और तीसरा होता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। अब देखो, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारी सिंपल एपिथेलियम होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें सिंगल लेयर देखने को मिलती है और स्ट्रेटिफाइड में डबल या फिर ट्रिपल लेयर देखने को मिल सकती है, यानी इसमें मल्टीपल लेयर होती हैं।
अब इसको आप लोग बहुत ही सिंपली ऐसे समझो कि जैसे मान लो हमारी यहाँ पे कोई सेल है, तो उसकी अगर सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर मतलब क्या, एक लेयर, ठीक है, यहाँ पे जो है उसकी कोई दूसरी लेयर देखने को नहीं मिल रही है, तो ये हमारा सिंपल हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें जो है दो तीन लेयर देखने को मिल रही है, यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, दो तीन या फिर चार पांच कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर मल्टीपल लेयर है, यानी कि अगर दो या दो से ज़्यादा है, तो वो हमारा यहाँ पे किस में आ जाएगा, स्ट्रेटिफाइड में। तो देखो यार बहुत ही सिंपल है। अब आप लोग यहाँ पे जैसे जैसे आगे देखोगे आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो ये हमारी सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है और ये फर्दर तीन सब कैटेगरी में डिवाइड होती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, जिसमें पहला होता है सिंपल क्यूबॉइडल, दूसरा होता है सिंपल स्क्वामस और तीसरा होता है सिंपल कॉलमनर। तो इन तीनों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग सिंपल क्यूबॉइडल की, तो इसके अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी सेल की सिंगल लेयर होती है वो क्यूब शेप की होती है। देखो सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है, सिंगल लेयर होती है, और अगर क्यूबॉइडल जुड़ गया तो क्या होगा, यानी कि जो सिंगल लेयर है वो यहाँ पे क्यूब शेप्ड सेल्स की होंगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हमारी जो सेल है वो यहाँ पे सिंगल लेयर में है और क्यूब शेप में है, तो ये क्या हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे जो इसकी लोकेशन एंड फंक्शन है, इसको आप लोग को थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में मतलब अक्सर यही पूछा जाता है, ठीक है। तो जो हमारी सिंपल क्यूबॉइडल होती है वो यहाँ पे किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में, पैनक्रियाज में और ओवेरीज की कवरिंग में पाई जाती है। और इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो यहाँ पे सिक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और फिल्ट्रेशन का होता है। तो यार देखो इस चीज़ को आप लोग को थोड़ा तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ पे समझा नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इतना तो याद करना पड़ेगा कि जो हमारी टिश्यू है उसकी कौन सी लोकेशन है और फंक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद कर लेना। और उसी तरीके से हम लोग बात करें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, तो देखो इसमें क्या होगा कि हमारी जो सिंगल लेयर है वो यहाँ पे फ्लैट शेप्ड सेल्स की होंगी, यानी कि जो यहाँ पे चपटी सेल्स होती हैं उनकी सिंगल लेयर देखने को मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो हमारी सेल्स हैं वो यहाँ पे फ्लैट शेप की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टिश्यू है वो क्या हो गया, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो जो हमारी हार्ट की लाइनिंग होती है और जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं और जो एयर सैक्स ऑफ लंग्स होते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। और इनका मेजर फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन का। और बात करें हम लोग यहाँ पे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की, तो देखो यहाँ पे जो हमें सिंगल लेयर है वो किसकी देखने को मिलेंगी, रेक्टेंगुलर शेप सेल्स की, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी सेल्स है वो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप की हैं। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारी जो यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसकी पूरी की पूरी लाइनिंग यहाँ पे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। और उसके बाद मेनली हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और उसके बाद जो आईज होते हैं, ईयर्स होते हैं, तो उन सब में भी हमें जो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम देखने को मिलता है। और इसके मेजर फंक्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन इसके फंक्शंस में आ जाते हैं। और फाइनली हम लोग बात करें यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की, तो ये हमारी मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है और ये भी फर्दर तीन सब कैटेगरी में डिवाइड होती है, जिसमें पहला होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस और तीसरा होता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। देखो यार दोनों बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग इतना समझ लो कि सिंपल में सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड में दो या तीन या फिर चार मल्टीपल लेयर, ठीक है। और उसके बाद जो क्यूबॉइडल होता है उसमें क्या होगा, क्यूब शेप की सेल, स्क्वामस में क्या होगा, फ्लैट सेल्स, और कॉलमनर में क्या होगा, रेक्टेंगुलर सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है बहुत ही सिंपल याद कर सकते हो। अब देखो बात करें हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल की, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी क्यूब शेप की सेल है उनकी मल्टीपल लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखो सिंपल क्यूबॉइडल में क्या था, सिंगल लेयर थी, और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में क्या है, मल्टीपल लेयर है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब उसके बाद लोकेशन की बात करें तो जो स्वेट ग्लैंड्स की लाइनिंग होती है, मेल यूरेथ्रा, यूरेटस एंड एनस, तो यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन इसके मेजर फंक्शंस में आ जाते हैं। अब देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि लोकेशन एंड फंक्शन आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी फ्लैट सेल्स हैं उनकी मल्टीपल लेयर देखने को मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारी फ्लैट सेल्स हैं उसकी दो तीन लेयर हमें देखने को मिल रही है। अब देखो ये सारी चीज़ें हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन आप लोग देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसके लोकेशन की बात करें तो ये हमारी स्किन, माउथ, थ्रोट एंड वेजाइना में देखने को मिलती है। और इसका मेजर फंक्शन होता है प्रोटेक्शन और स्किन वाटर। अब देखो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होता है तो इसमें जो हमारी स्किन की लेयर होती है वो यहाँ पे कैरेटिन से मिलकर बनी होती है। और कैरेटिन क्या करता है, हमारी स्किन को यहाँ पे वाटर प्रूफ बना देता है, ठीक है। तो ये उसके मेजर फंक्शंस में आ जाते हैं।
एंड एट लास्ट में हम लोग बात करें स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम की, तो देखो यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स की मल्टीपल लेयर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमारी जो सेल्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की हैं और यहाँ पे हमें जो है दो या दो से ज़्यादा लेयर देखने को मिल रही है। अब इसकी जो मेन लोकेशन है वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है और लाइनिंग ऑफ आइलिड्स है, और इसका जो मेजर फंक्शन है वो यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन है। अब देखो यार, आप लोगों को मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे हमारा है तो सारी की सारी एपिथेलियल टिश्यू ही, और एपिथेलियल टिश्यू का मेजर फंक्शन क्या हो सकता है? प्रोटेक्शन का, सिक्रीशन का, एब्जॉर्प्शन का। तो अगर आप लोग को बिल्कुल याद नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे के अंदर ये तीनों चीज़ें लिख के आ सकते हो, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज कर देना, बाकी आप लोग जो है मेजर फंक्शन में ये लिख के आ सकते हो। तो बात करें हम लोग यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो जैसा कि इसका नाम ही है कनेक्टिव टिश्यू, तो देखो ये करता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी डिफरेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू के अलावा और भी जो टिश्यू होते हैं, लाइक हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया, मसल टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू, तो उन सबको भी, और उसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, तो यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं उन सबको जोड़ने का काम यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू करता है, ठीक है। अब आप लोग इसको बिल्कुल सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारा जो घर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ईंटों को जोड़ने का काम कौन करता है? सीमेंट करता है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको जोड़ने का काम हमारा यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जब देखो जोड़ता है तो उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और जो है बाइंड भी करता है। अब उसके बाद देखो, चूंकि ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट भी होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर है सबको जोड़ रहा है, तो हर जगह हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। यानी हमारे जितने भी 4 टिश्यू हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब देखो, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें जो हमारी सेल्स होती हैं वो यहाँ पे लूजली पैक होती हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही लूजली पैक होती हैं, यानी कि उनके बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू था उसमें हमें बिल्कुल भी स्पेस देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर हमें बहुत ही अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को समझ लेते हैं, यानी कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्योंकि जो हमारा टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो देखो, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, मान लो ये हमारा कोई टिश्यू है, ठीक है, जो कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो सेल्स हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही लूजली यानी बहुत ही दूर दूर होती हैं और उनके बीच में बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस देखने को मिल जाता है। यानी आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो स्पेस है ना, इसको यहाँ पे मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो टिश्यू के बीच में, जो यहाँ पे सेल्स के बीच में जो भी स्पेस होता है उसको हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर हमारी बेसिकली सेल्स होती हैं और उसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसके अंदर हमें जो है फाइबर्स देखने को मिलते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो फाइबर क्या होता है, फाइबर जैसा कि नाम ही है, ये कुछ हमारा धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी कि कुछ धागे लाइक का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखो, जैसे हमारा फाइबर्स हो गए ना, तो इस तरीके से हमें जो है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखने को मिलते हैं। और उसके बाद ग्राउंड सब्सटेंस में हमारे सेल्स के बीच में जो भी लिक्विड है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारी ग्राउंड सब्सटेंस में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों से मिलकर हमारा कनेक्टिव टिश्यू बना होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो यहाँ पे बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला होता है हमारा सेल्स, दूसरा होता है फाइबर्स और तीसरा होता है हमारा ग्राउंड सब्सटेंस। अब देखो यहाँ पे सेल्स भी हमारी बहुत ही अलग अलग टाइप की होती हैं, जिसको हम लोग थोड़ा सा जो है देख लेते हैं। जैसा कि हमारा ये जो फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें जो है कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो ये बेसिकली करता क्या है कि देखो इसका नाम क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। तो देखो हम लोगों ने जो देखा ना फाइबर्स, तो यहाँ पे जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है तो उसके अंदर जितने भी फाइबर्स हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। यानी कि जो हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है वो यहाँ पे फाइबर्स का सिक्रीशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये मोस्ट कॉमनली फाउंड सेल होती है, यानी कि हमारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है, उनके अंदर हमें फाइब्रोब्लास्ट तो जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। बाकी जो ये सारी सेल्स हैं ये प्रेजेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं।
लेकिन फाइब्रोब्लास्ट जो है हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिल ही जाता है। और उसके बाद हम लोग बात करें माइक्रोफेजेस के बारे में, तो ये यहाँ पे मोनोसाइट से डेवलप होता है और जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह अटैक करते हैं, ठीक है, तो उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और उसके बाद जो हमारी प्लाज्मा सेल्स होती हैं, तो ये यहाँ पे बीटा लिम्फोसाइट से डेवलप होती हैं और उसके बाद ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। यानी कि अगर हमारे कनेक्टिव टिश्यू में कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक कर रहा है तो उसके खिलाफ यहाँ पे एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। और उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे मास्ट सेल के बारे में, तो ये यहाँ पे हिस्टामीन को रिलीज करती है जो कि ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करता है, यानी कि ब्लड वेसल के साइज को यहाँ पे इंक्रीज करने का काम करता है जब यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे एडिपोसाइट्स के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे फैट सेल के नाम से भी जानते हैं और इसका मेन काम क्या होता है, ये यहाँ पे फैट को स्टोर करता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे WBC, आप सभी को पता होगा, वाइट ब्लड सेल्स, तो ये यहाँ पे क्या करती हैं, ये यहाँ पे हमारी बॉडी को इन्फेक्शन वगैरह से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब देखो WBC को हम लोग यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी सेल्स देखी तो उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से देख लो कि देखो फाइब्रोब्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पे स्पेशली जो हमारा एडिपोसाइट्स होता है तो इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पे साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमें फैट ग्लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं। ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है ना, ये यहाँ पे फैट ग्लोब्यूल्स होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये सारा स्ट्रक्चर होता है, तो आप लोग इसको देख लो, ठीक है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे फाइबर्स के बारे में, तो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है तो उसके अंदर बेसिकली हमें 3 टाइप के फाइबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा कोलेजन फाइबर्स, दूसरा होता है इलास्टिक फाइबर और तीसरा होता है हमारा रेटिकुलर फाइबर। तो जो हमारा कोलेजन फाइबर होता है ये यहाँ पे कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन से मिलकर बना होता है और जो हमारा इलास्टिक फाइबर होता है ये यहाँ पे इलास्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और वहीं पे जो हमारा रेटिकुलर फाइबर होता है ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कोलेजन फाइबर का ही एक टाइप होता है, ठीक है, और ये यहाँ पे टाइप 3 कोलेजन से मिलकर बना होता है। अब इसके बाद देखो जो हमारा कोलेजन फाइबर है ये यहाँ पे नॉन ब्रांच होता है, यानी कि इसके अंदर हमें ब्रांचेस वगैरह देखने को नहीं मिलती हैं। वहीं पे जो हमारा इलास्टिक फाइबर होता है तो इसके अंदर भी हमें ब्रांच मिलती है और जो हमारा रेटिकुलर होता है इसके अंदर भी हमें ब्रांच देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे जो हमारा कोलेजन फाइबर होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा इलास्टिक होता है ये यहाँ पे इलास्टिक नेचर का होता है, जैसा कि इसका नाम ही है, तो जैसा हमारा रबड़ होता है ना, तो उसी तरीके से हमारा इलास्टिक फाइबर होता है। और रेटिकुलर फाइबर में होता क्या है कि हमारे ग्लाइकोप्रोटीन की कोटिंग होती है। अब यहाँ पे देखो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना कि जो हमारा कोलेजन फाइबर है ये यहाँ पे थिक होता है, यानी इसकी जो चौड़ाई होती है वो यहाँ पे इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर के कंपेयर में बहुत ही अच्छी खासी होती है। वहीं पे जो हमारा इलास्टिक फाइबर होता है वो यहाँ पे कोलेजन फाइबर के कंपेयर में थिन होता है और जो रेटिकुलर फाइबर है ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा ऐसे देख लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारा जो है टिश्यू हो गया, ठीक है, तो इसमें जो हमारा जैसे ये कोलेजन फाइबर है तो ये सबसे ज़्यादा थिक है, यानी कि देखो इसमें यहाँ पे बहुत ही मोटी लेयर होगी, ठीक है, और इसमें ब्रांचेस नहीं है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी ब्रांचेस नहीं है। अब उसके बाद जो हमारा इलास्टिक फाइबर है तो ये यहाँ पे क्या है, ये देखो ये यहाँ पे इससे पतला है लेकिन यहाँ पे रेटिकुलर से थोड़ा सा मतलब मोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको हम लोग फिल कर लें तो आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो इसमें भी ब्रांचेस होती हैं, तो ब्रांचेस देखो, ब्रांचेस मतलब क्या है, ये जो इस टाइप की ब्रांचेस निकल रही हैं। तो यहाँ पे हमें जो है इलास्टिक फाइबर में देखो ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, लेकिन कोलेजन में बिल्कुल भी ब्रांचेस नहीं होती हैं। और वहीं पे हमारा रेटिकुलर जो है ये बहुत ही पतला होता है और इसमें भी ब्रांचेस होती हैं। तो यहाँ पे इसको कुछ हम लोग इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पूरी टिश्यू में इस तरीके से फैला हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारा कोलेजन फाइबर होता है वो हमारी टिश्यू को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, वहीं पे जो हमारा इलास्टिक फाइबर होता है वो यहाँ पे हमारी टिश्यू को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, और वहीं पे जो हमारा रेटिकुलर फाइबर होता है वो यहाँ पे टिश्यू को सपोर्ट देने का काम करता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में, तो ये यहाँ पे जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें जो हमारी सेल्स और फाइबर्स होती हैं वो यहाँ पे सस्पेंडेड होती हैं, यानी कि डिजॉल्व होती हैं। इसको आप लोग कुछ इस तरह समझ सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस होता है तो इसमें बेसिकली हमें जो है वाटर, हाइलोरोनिक एसिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स और सल्फेट वगैरह देखने को मिलते हैं, यानी इन सबके मिक्सचर से हमारा ये मिलके बना होता है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, यानी कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो देखो जैसा कि इसका नाम ही है, तो ये यहाँ पे हमारी बॉडी की डिफरेंट टिश्यूज़ को कनेक्ट करने का काम करता है, यानी उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। और उसके बाद जो हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन देने का काम भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू करता है। और उसके बाद जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है
वो भी यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ही तैयार होता है। देखो, अगर हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो यहाँ पे जुड़ेंगे ही नहीं तो हमारा फ्रेमवर्क कैसे तैयार होगा। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क तैयार करने का काम भी कनेक्टिव टिश्यू करता है। और उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन एंड फैट स्टोरेज का काम भी कनेक्टिव टिश्यू करता है। तो देखो, फैट स्टोरेज हम लोगों ने देखा था कि जो एडिपोसाइट्स थी वो यहाँ पे फैट स्टोरेज कर रही थी। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जो हमारा ब्लड होता है, जो कि हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सो फाइनली अब हम लोग बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो यहाँ पे बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिसमें पहला होता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड होता है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये तीनों भी आपस में कुछ सब कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में बात करें तो हमारा एरोलर टिश्यू हो जाता है, एडिपोज हो जाता है और रेटिकुलर हो जाता है। वहीं डेंस की बात करें तो ये यहाँ पे डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर में डिवाइड होता है, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसके अंदर हमें कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इन सबको एक एक करके समझ लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो देखो ये जैसा इसका नाम ही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं और फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूजली पैक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या करता है, ये हमारी पूरी बॉडी में पहली बात प्रेजेंट होता है। यानी कि देखो, हमारा जो मेन कनेक्टिव टिश्यू है वो यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू ही है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। अब उसके बाद देखो, इसमें जो हमारा मतलब जो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसका प्रोपोर्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें जो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जो फाइबर्स और सेल्स हैं वो यहाँ पे थोड़े कम अमाउंट में देखने को मिलेंगी और बहुत ही लूजली अरेंज होंगी। अब उसके बाद देखो, जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये भी यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिसमें पहला है हमारा एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है एडिपोज एंड थर्ड है हमारा रेटिकुलर। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो देखो ये यहाँ पे जो है हमारा कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर। अब देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, जो हमारा एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने जितना कुछ देखा था, यानी जितने भी सेल्स हैं और जितने भी फाइबर्स हैं वो सारी की सारी हमारी एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं उनमें कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, लेकिन जो हमारा एरियोलर है उसके अंदर हम लोगों ने अभी जितनी भी सेल्स देखी हैं और जितने भी फाइबर्स देखे हैं वो सारे के सारे देखने को मिलेंगे। यानी हमारा कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और जितनी भी सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, एडिपोसाइट्स, वो सारी की सारी लगभग हमें देखने को मिल जाती हैं। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारी स्किन के नीचे और हमारे मसल्स के बीच में देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे फंक्शंस की बात करें तो ये यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और टिश्यू को सपोर्ट देने का काम करता है। अब यहाँ पे आप लोग एरियोलर टिश्यू के फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है। देखो ये जो ये वाली सेल है ये हमारी माइक्रोफेजेस हो गई, ठीक है, और ये वाली हमारी एडिपोसाइट्स हो गई, और उसके बाद ये वाली जो सेंटर में दिख रही है ये वाली, ये हमारी क्या हो गई, फाइब्रोब्लास्ट हो गई। और उसके बाद फाइबर्स की बात करें तो ये जो आप लोग को सबसे थिक वाला फाइबर देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल के अराउंड से होकर जा रहा है, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा कोलेजन फाइबर हो गया। और उसके बाद ये वाला जो ये वाला फाइबर आप लोग को दिख रहा है ये हमारा इलास्टिक हो गया, और ये जो पतले पतले आप लोग को दिख रहे हैं ये हमारे रेटिकुलर फाइबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे और ये वाली सेल हमारी मार्च सेल हो गई। तो यहाँ पे लगभग हमें सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो देखो इसके अंदर हमें मेनली जो है एडिपोसाइट्स और फ्यू नंबर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलते हैं। अब देखो वहाँ पे इसीलिए मैंने आप लोग को बताया था कि एरियोलर में हमें लगभग सारी सेल्स और सारे फाइबर देखने को मिलते हैं, जबकि हमारी जो बाकी टिश्यू होते हैं इसमें हमें कुछ स्पेशल सेल्स और स्पेशल नंबर ऑफ फाइबर्स ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमें जो एडिपोसाइट्स यानी कि जो हमारी फैट वाली सेल्स थी वो हमें देखने को मिलती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो हमारी एडिपोसाइट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि हमारी एडिपोसाइट्स सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। और उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट जो है यहाँ पे बहुत ही मतलब 1 2 देखने को मिलती हैं। और उसके बाद हमारे जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो हमें यहाँ पे थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं। अब ये हमारी स्किन की डीप लेयर में प्रेजेंट होता है और हार्ट और किडनी के अराउंड में हमें देखने को मिल जाता है। अब इसके मेजर फंक्शंस की बात करें तो इसका मेजर फंक्शन होता है हीट लॉस का, ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। और ये यहाँ पे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और उसी तरह हम लोग बात करें यहाँ पर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो देखो इसके अंदर जैसा कि इसका नाम है रेटिकुलर, तो हमें जो है रेटिकुलर फाइबर्स और रेटिकुलर सेल्स देखने को मिलती हैं।
अब रेटिकुलर सेल्स हमारी थोड़ी स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि ये जो मतलब सेल्स दिख रही हैं ये यहाँ पे रेटिकुलर सेल्स हैं, और ये जो फाइबर्स हैं ये यहाँ पे रेटिकुलर फाइबर्स हो गए। देखो रेटिकुलर फाइबर्स यहाँ पे सबसे थिन फाइबर्स होते हैं, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमें लिवर, रेड बोन मैरो और ब्लड वेसल्स के अराउंड और मसल्स में देखने को मिल जाती है। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो ये यहाँ पे ऑर्गन्स का स्ट्रोमा फॉर्म करने का काम करता है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो देखो जैसा इसका नाम है डेंस, देखो डेंस का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देते हैं। अब देखो जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके अंदर हमें सेल कंटेंट लोअर देखने को मिलता है और फाइबर कंटेंट हायर देखने को मिलता है, यानी कि सेल्स यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में होती है और जो फाइबर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और बहुत ही आसपास जो है एक डेंस लेयर को फॉर्म कर लेते हैं। अब इसके अंदर भी बेसिकली हमें दो सब कैटेगरी देखने को मिल जाती है, जिसमें पहला होता है हमारा डेंस रेगुलर और दूसरा होता है हमारा डेंस इर्रेगुलर। देखो ये दोनों बहुत ही आसान है, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो बात करें हम लोग डेंस रेगुलर टिश्यू के बारे में, तो देखो जैसा इसका नाम ही है रेगुलर, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारे फाइबर्स हैं वो यहाँ पे रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे, यानी आप लोग कह सकते हो कि पैरेलल पैटर्न में अरेंज होंगे, यानी कि हमें जो है एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कोई लेयर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लोकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, एग्जाम में अक्सर ये 2 नंबर में पूछा जाता है कि देखो यहाँ पे जो डेंस रेगुलर टिश्यू होता है ये यहाँ पे हमें टेंडन्स और लिगामेंट्स में देखने को मिलता है, और जो हमारा टेंडन्स होता है तो ये यहाँ पे मसल्स को बोन से अटैच करता है, और जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं वो यहाँ पे बोन को बोन से अटैच करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके मेजर फंक्शंस की बात करें तो ये यहाँ पे जैसा इसका नाम ही है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी आप लोग देख रहे हो कि मसल को बोन से अटैच कर रहा है, बोन को बोन से कर रहा है, तो अटैचमेंट यहाँ पे इसका मेजर फंक्शन हो जाता है। अब आप लोग इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो कि हमारे फाइबर्स जो है एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, और यहाँ पे हमें जो सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट जो है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो सेल्स हैं वो हमारे यहाँ पे थोड़ी दब जाती हैं, क्योंकि जो हमारे फाइबर्स हैं वो बहुत ही डेंस लेयर को फॉर्म कर लेते हैं। और उसी तरीके से हम लोग बात करें डेंस इर्रेगुलर टिश्यू के बारे में, तो देखो इसके अंदर जैसा इसका नाम है इर्रेगुलर, तो यहाँ पे जो हमारे फाइबर्स हैं वो यहाँ पे इर्रेगुलर फॉर्म में अरेंज होंगे। देखो एक चीज आप लोग बिल्कुल सिंपल समझ कर लो, डेंस का मतलब क्या है, फाइबर्स, ठीक है। डेंस में हमारे क्या होंगे, फाइबर्स अरेंज होंगे। तो रेगुलर है तो रेगुलर पैटर्न में, और इर्रेगुलर है तो इर्रेगुलर पैटर्न में। अब यहाँ पे इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमें जो है स्किन की डर्मिस लेयर में देखने को मिल जाती है, और लिवर, टेस्टिस और लिम्फ नोड में हमें देखने को मिल जाती है। एंड इसके मेजर फंक्शंस की बात करें तो ये बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। अब आप लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो कि यहाँ पे देखो जो हमारे फाइबर्स हैं वो बहुत ही इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, ठीक है, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, यानी कोई भी रेगुलरिटी देखने को नहीं मिल रही है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो देखो जो हम लोगों ने डेंस और लूज कनेक्टिव टिश्यू को देखा, तो उनको छोड़ के जो हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये यहाँ पे बेसिकली सपोर्टिव नेचर के होते हैं, और जो भी हमारा फ्रेमवर्क है बॉडी का उसको जो है सपोर्ट करने का काम करते हैं, और हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं, और हमारी बॉडी को एक पोस्चर प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली हमें कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड देखने को मिल जाता है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बोन्स की, तो ये हमारा सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, और ये यहाँ पे जो हमारी बॉडी का शेप और पोस्चर होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इन सबको बहुत ही डिटेल में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारी आने वाली यूनिट्स हैं हमें उनमें इन्हीं सबको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। अब देखो जो हमारा बोन्स होता है उसके अंदर बेसिकली हमें 25% वाटर देखने को मिलता है, 30% ऑर्गेनिक मटेरियल एंड 45% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स देखने को मिल जाती है। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे ब्लड की, तो ब्लड हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसके अंदर जो हमें 55% प्लाज्मा एंड 45% सेल्स देखने को मिलती हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि ब्लड हमारी जो है 3 टाइप की होती हैं, जिसमें पहला होता है हमारा रेड ब्लड सेल यानी हमारी आरबीसी, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल यानी हमारी डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है। और उसी तरीके से जो हमारा कार्टिलेज होता है, तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो यहाँ पे एम्ब्रॉयनिक स्टेज होती है, यानी कि जब मदर यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है तो जो पहले ही 5 के 10 हफ्ते होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये कार्टिलेज बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में देखने को मिलता है। और उसके बाद होता क्या है कि जैसे जैसे जो है हम लोग एडल्ट होते जाते हैं तो ये कार्टिलेज हमारा बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि देखो एडल्ट्स में भी कुछ कुछ जगह हमें कार्टिलेज देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारी 2 बोन्स होती हैं उनके बीच में हमें कार्टिलेज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो देखो बात करें हम लोग यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, तो जैसा इसका नाम ही है मस्कुलर टिश्यू,
तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स हैं वो सभी की सभी हमारी मस्कुलर टिश्यू से मिलके ही बनी हुई होती हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग जो देख रहे हो हमारी बॉडी का जो भी आउटर पार्ट है, यानी हमारी हेयर्स और नेल्स को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो हमारी बॉडी का जितना भी पार्ट है वो सब कुछ हमारा मसल टिश्यू से मिलके ही बना हुआ है। अब यार देखो, जो लोग भी जिम वगैरह जाते हैं वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी को बनाते हैं। तो बॉडी बनाने से क्या मतलब होता है, बॉडी बनाने से मतलब होता है कि हम लोग वहाँ पे अपनी मसल टिश्यू को ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे बाइसेप वगैरह को ग्रो करते हैं, तो वहाँ सब पे क्या होती है, हमारी मसल टिश्यू होती है। यानी देखो, हमारी बॉडी का मेजर पार्ट यहाँ पे मसल टिश्यू से मिलके ही बना हुआ होता है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखो, मस्कुलर टिश्यू को हम लोग यहाँ पे मसल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि हम लोग को पता है। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे जो हमारी मसल टिश्यू की सेल्स होती हैं वो यहाँ पे इलोंगेटेड होती हैं, ठीक है। यानी कि थोड़ी लॉन्ग सेल्स हमें देखने को मिलती हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे मसल फाइबर्स के नाम से जानते हैं। और जो हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है वो यहाँ पे एटीपी को यूज करता है टू जनरेट फोर्स। यानी कि फोर्स को जनरेट करने के लिए यहाँ पे एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एज अ एनर्जी यूज करता है। अब आप लोग को पता है कि हमारी जो मसल टिश्यू है वो यहाँ पे सारा मूवमेंट वगैरह का फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट होता है, हम लोग जो चलते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग अभी बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे सब जगह मूवमेंट हमारा मसल टिश्यू कर रहा है, ठीक है। यानी हमारी टंग भी तो मसल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। तो आप लोग देख रहे हो कि मसल टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, तो उसके लिए उसको जो है एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है, तो इसीलिए वो यहाँ पे एटीपी को यूज करती है। अब जो हमारी मसल टिश्यू के मेन फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं टू प्रोड्यूस मूवमेंट। यानी जैसा हम लोग को पता है, हम लोग जो भी चलते हैं फिरते हैं, ठीक है, बात करते हैं, हाथ हिलाते हैं, मतलब आप देखो, बॉडी के ऊपर की तो बात छोड़ दो, हमारी बॉडी के अंदर भी जितने मूवमेंट हैं, ये जो हमारा दिल धड़क रहा है, ठीक है, लीवर फंक्शंस कर रहा है, सब कुछ हमारा मसल टिश्यू कर रहा है। यानी कि बहुत ही मेजर फंक्शंस होते हैं मसल टिश्यू के। और उसके बाद हमारी बॉडी की जो पोजीशंस होती हैं और जो हमारा बॉडी का पोस्चर होता है, ठीक है, यानी कि जो हम लोग सीधे खड़े होते हैं या फिर यानी जैसा हमारी बॉडी का एक शेप एंड साइज होता है, वो सब कुछ हमारा यहाँ पे मसल टिश्यू मेंटेन करता है, ठीक है। और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस करने का काम भी हमारा मसल टिश्यू करता है। तो आप लोग को पता है कि जब आप लोग यहाँ पे रनिंग वगैरह करते हो तो हम लोग की पूरी बॉडी हीट हो जाती है, ठीक है। तो हीट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रनिंग किया। और रनिंग कैसे परफॉर्म, रनिंग परफॉर्म हुई हमारी मस्कुलर टिश्यू की वजह से। तो हमारी बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस करने का काम भी हमारा मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे करता है। अब देखो, जो हमारा मसल टिश्यू होता है वो बेसिकली हमें तीन टाइप में देखने को मिलता है, जिसमें पहला होता है हमारा स्केलेटल मसल टिश्यू, दूसरा होता है स्मूथ मसल टिश्यू, एंड तीसरा होता है कार्डियक मसल टिश्यू। तो ये तीनों बहुत ही सिंपल है, इनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में। तो देखो, जो हमारा स्केलेटल मसल टिश्यू होता है, तो देखो इसका नाम क्या है, स्केलेटल मसल टिश्यू। तो स्केलेटल मतलब क्या होता है, हमारी बोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मसल हमारी बोन्स के ऊपर होती है, ठीक है, जो मसल्स हमारी बोन्स से कनेक्ट होती हैं, यानी कि जो हमारी हड्डियों के ऊपर जो भी हम लोग को मसल्स दिख रही हैं, वो सारी की सारी हमारी स्केलेटल मसल टिश्यू के अंदर आ जाती हैं। यानी आप लोग सिंपली कह सकते हो कि आप लोग जो ऊपर से देखते हो, यानी हम लोग जो ऊपर से मतलब किसी इंसान को देखते हैं, तो जितना भी बॉडी पार्ट दिखता है, जो भी मसल दिखता है, देखो हमारे हाथ वगैरह में जो भी मसल्स हैं वो बोन्स के ऊपर है ना, तो ये सारी की सारी हमारी स्केलेटल मसल टिश्यू के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे जो हमारी स्केलेटल मसल टिश्यू की सेल्स होती हैं वो यहाँ पे लॉन्ग होती हैं और सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप। और उसके बाद देखो, जो हमारा स्केलेटल मसल, अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान देना कि जो हमारा स्केलेटल मसल का सेल होता है वो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारी स्केलेटल मसल टिश्यू के अंदर जो भी सेल्स हैं उसके अंदर हमें जो है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अभी फिगर को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अभी हम लोग फिगर पे आएंगे। तो थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो हमारी स्केलेटल मसल होती है उसको हम लोग यहाँ पे स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। अब देखो, स्ट्राइटेड मसल्स को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना हमें स्ट्रिप्स देखने को मिलती है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये लाइनिंग है, लाइनिंग, तो लाइनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिप। तो हमें यहाँ पे जो है स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे हम लोग स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। अब जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो यहाँ पे वॉल्यूंटरी इन नेचर होती है। तो अब आप लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी क्या होता है। देखो, वॉल्यूंटरी मूवमेंट हमारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। यानी देखो, सिंपली बात करें तो अगर हम कोई मूवमेंट जो है हमारे कंट्रोल में, जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं अभी चुप हो जाऊँ तो मेरा मन होगा तो मैं चुप हो सकता हूँ, यानी कि मैं अपनी जो मेरी जो टंग का मूवमेंट है इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। या फिर मान लो अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपना पेन हिला रहा हूँ, ठीक है, अपने हाथ से, अब यहाँ पे मेरा मन है तो मैं हिला रहा हूँ और मेरा मन नहीं है तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, रोक दिया।
तो ये मेरे कंट्रोल में है। तो यहाँ पे हमारी जो भी मसल्स का मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है, वो यहाँ पे वॉल्यूंटरी मूवमेंट कहलाता है। और जो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी सिंपली बात करें तो जो हमारे अंदर हमारा हार्ट यहाँ पे ब्लड पंप कर रहा है, किडनी हमारी फिल्ट्रेशन कर रही है, तो ये सारे मूवमेंट हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। हम अपने हार्ट को ब्लड पंप करने से तो रोक नहीं सकते हैं। तो ये सारे मूवमेंट हमारे इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे वॉलंटरी है वो हमारे कंट्रोल में होता है, और जो इनवॉलंटरी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो जो हमारे स्केलेटल मसल का मूवमेंट है वो यहाँ पे वॉलंटरी होता है। यानी देखो सिंपल है यार, स्केलेटल मसल हमारी ऐसी मसल्स होती हैं जो यहाँ पे हमारी बोन से अटैच रहती हैं, और जो हमारे आउटर मसल्स होती हैं। तो यार देखो, अगर हमें चलना है तो हम चलेंगे, नहीं चलना है नहीं चलेंगे, मतलब बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे यार, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जैसा मैंने आप लोग को बताया कि जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो यहाँ पे बोन से अटैच होती है, ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे स्केलेटल मसल कहते हैं। देखो स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारी पूरी बोन्स आती है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे स्केलेटल मसल बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा बॉडी है तो उसका 40% मास यहाँ पे स्केलेटल मसल जो है ऑब्टेन करती है, जैसा कि आप लोग समझ ही रहे होगे, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में स्केलेटल मसल्स ही हैं। अब देखो, जो हमारा स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है तो इसको आप लोग यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो कि इसमें हमें सबसे पहले स्ट्राइशंस देखने को मिल रही है, यानी कि लाइनिंग, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिप्स, ओके। अब यहाँ पे न्यूक्लियस आप लोग देख रहे हो, बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लियस है। अब देखो यार, ये एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लियस क्यों है तो उतना डीप में हमें पढ़ना नहीं है, आप लोग सिंपली यहाँ पे समझ लो, ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे अपने स्मूथ मसल टिश्यू की, तो जो हमारा स्मूथ मसल टिश्यू होता है उसके अंदर की सेल्स यहाँ पे स्पिंडल शेप की होती हैं। तो स्पिंडल शेप क्या होता है, जो यहाँ पे बीच से चौड़ा होता है और किनारे से जाके पतला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पे बीच से थोड़ा मतलब ज़्यादा वाइट है, ठीक है, और उसके बाद अपने साइड्स में जाके ये पतला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सेल्स यहाँ पे कुछ इस तरह की शेप की होती हैं। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा स्मूथ मसल टिश्यू की सेल्स हैं ये यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी इसके अंदर हमें मल्टी न्यूक्लियस वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अंदर हमारा सिंपल जो है सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अब आप लोग पहले ये समझो कि स्मूथ मसल टिश्यू होती कहाँ है। तो हमारी बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यानी हमारा जो लिवर हो गया, किडनी हो गई, ठीक है, यानी जो भी है यार, वो सब कुछ यहाँ पे स्मूथ मसल टिश्यू से मिलके बना हुआ है। बस जो हमारा हार्ट है उसको छोड़ के, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो यहाँ पे स्पेशल टिश्यू से मिलके बना होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे कार्डियक मसल टिश्यू कहते हैं, जिसको अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी स्मूथ मसल की टिश्यू होती हैं वो यहाँ पे नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, ठीक है, यानी इसके अंदर कुछ स्ट्रिप्स वगैरह नहीं होती है। और उसके बाद जो हमारी स्मूथ मसल टिश्यू है वो यहाँ पे इनवॉल्यूंटरी नेचर की होती है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, बहुत ही सिंपल है कि हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी मसल्स यहाँ पे स्मूथ मसल से मिलके बनी हुई होती है, तो वो सारे इनवॉल्यूंटरी यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हार्ट का ब्लड पंप करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो समझ रहे होगे यार, आई होप कि बहुत ही सिंपल है। और उसी तरीके से हम लोग बात करें यहाँ पे कार्डियक मसल टिश्यू के बारे में, तो देखो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं, यानी हमारा जो पूरा का पूरा हार्ट है वो यहाँ पे कार्डियक मसल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। देखो इसका नाम ही है कार्डियक, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये जो है हमारी, जैसा कि हम लोग को पता है, हार्ट में पाई जाती हैं। और उसके बाद इनकी भी सेल्स यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी इसके अंदर भी मल्टी न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है। और उसके बाद जो हमारी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी मसल्स भी जो है स्ट्राइटेड होती हैं, यानी इसके अंदर भी हमें स्ट्रिप्स देखने को मिलती है। और उसके बाद ये हमारे इनवॉल्यूंटरी नेचर की होती है, तो जैसा हमें पता है। तो यार देखो, यहाँ पे नर्वस टिश्यू को समझने से पहले हम लोग को थोड़ा बेसिक आइडिया लेना पड़ेगा नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे नर्वस सिस्टम की, तो हमारा जो बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है उसमें बेसिकली हमें दो मेजर पोर्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा ब्रेन और दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो यहाँ पे ब्रेन से एक लॉन्ग ट्यूब जाती है। तो देखो यार, इसको डीप में हम लोग अपने लास्ट यूनिट यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें पढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो ये हमारी पूरी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो आप लोग को पता है यार कि हम लोग जो भी सोचते हैं वगैरह, ठीक है, या फिर आप लोग को देखो, यहाँ पे ब्रेन सिर्फ सोचने का काम नहीं करता, हम लोग जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं सब कुछ हमारा ब्रेन मैनेज करता है। तो वहाँ पे वो ब्रेन मैनेज कैसे करता है, यहाँ पे ब्रेन से बहुत सारी यहाँ पे नर्व सेल्स निकली हुई होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है कई सारे यहाँ पे न्यूरॉन्स का एक बहुत ही स्ट्रक्चर हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम होता है, यानी जिसमें हमारा ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, और न्यूरॉन्स का जाल होता है पूरा, तो ये सारी चीज़ें हमारी नर्वस टिश्यू से ही मिलके बनी हुई होती हैं, ठीक है।
तो बात करें हम लोग यहाँ पे नर्वस टिश्यू की, तो नर्वस टिश्यू क्या है, हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलके बना है, हमारी नर्वस टिश्यू से, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू देखो, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। अब ये देखो कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, इसको हम लोग जो है नर्वस टिश्यू जब पढ़ेंगे तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ना 100 मिलियन नर्व सेल्स का एक बहुत ही बड़ा सा नेटवर्क होता है, ठीक है। यानी इसमें जो है बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स जटिल स्ट्रक्चर होता है हमारे नर्वस टिश्यू का। अब जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है उसके अंदर बेसिकली हमें दो टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला होता है हमारा नर्व सेल्स या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा ग्लायल सेल्स, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू के बारे में, तो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे कंट्रोल और रेगुलेट यानी कि उसको जो है मैनेज करने का काम, उनको स्टार्ट करने का काम, क्लोज करने का काम, सब कुछ हमारा यहाँ पे नर्वस टिश्यू ही करता है। और उसके बाद जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है उसको जनरेट करने का काम और उसको जो है ट्रांसमिट यानी कि उसको सेंड करने का काम भी हमारा नर्वस टिश्यू करता है। अब नर्व इम्पल्स हमारे क्या होते हैं, एक सिग्नल का फॉर्म होता है, तो होम्योस्टेसिस में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, ठीक है। यार देखो, अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि नर्वस टिश्यू को हम लोग जो है नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे तब आप लोग को सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि उसमें हम लोग को यही सारी चीज़ें दोबारा से पढ़नी है, ठीक है। उसमें हम लोग को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और अच्छे से देखना है, तो वहाँ पे हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आप लोग बस थोड़ा सा समझ लो जितना टिश्यू के अंदर काम है, ओके। और उसके बाद जो हमारा न्यूरॉन्स होता है जो यहाँ पे नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है, उसको प्रोटेक्ट, सपोर्ट और इंसुलेट करने का काम भी हमारा नर्वस टिश्यू करता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हमारी नर्वस टिश्यू के अंदर हमें दो सेल्स देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अपनी नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स के बारे में। तो देखो यार, ये हमारी नर्वस टिश्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होता है या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। बाकी नर्वस सिस्टम में हम लोग इसको दोबारा से बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे न्यूरॉन्स की, तो इसी को हम लोग यहाँ पे नर्व सेल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हमारा ब्रेन है उसका फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है, यानी हमारी ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे न्यूरॉन होता है, अब देखो यार यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई थी, तो आप लोग थोड़ा नोट्स में भी ध्यान दे देना कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं है, यहाँ पे न्यूरॉन है, ठीक है। तो जो हमारा न्यूरॉन होता है वो यहाँ पे उसके अंदर हमें जो है 4 पार्ट देखने को मिलते हैं बेसिकली, जिसमें पहला होता है हमारा सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट्स, तीसरा होता है एक्सॉन एंड फोर्थ होता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो यार देखो, इसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तब आप लोग को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमें बेसिकली सेल बॉडी देखने को मिलती है, डेंड्राइट्स देखने को मिलते हैं, और उसके बाद हमारा एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे सेल बॉडी क्या होता है, जो हमारी न्यूरॉन की मेन सेल बॉडी होती है, ठीक है। तो ये जो सेंटर में आप लोगों को दिख रहा है ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेल बॉडी का। और ये वाला पार्ट हमारा, ये जो अंदर का है, ठीक है, ये हमारा सेल बॉडी होता है। और उसके बाद ये जो साइड्स में ब्रांचेस निकली हुई है ना, इसको हम लोग यहाँ पे डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जो यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सॉन बोलते हैं। और एक्सॉन जहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, यानी एक्सॉन यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये थोड़ा पेड़ टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है। देखो पेड़ में क्या होता है, पेड़ में हमारी जो है यहाँ पे क्या होता है, स्टेम होता है, ठीक है, और यहाँ पे रूट्स होती हैं, और यहाँ पे लीव्स होती हैं, ठीक है, ब्रांचेस होती हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखो तो ये हमारा रूट लाइक हो जाता है जो कि हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, और ये हमारा स्टेम हो जाता है जो कि हमारा एक्सॉन है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जो है ब्रांचेस या फिर जो है हमारा सेल बॉडी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इनके फंक्शंस को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सेल बॉडी होता है इसके अंदर बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है वो होता है, और जो अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्गी बॉडी हो गई, और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें हमारी सेल बॉडी के अंदर होती हैं। और डेंड्राइट्स क्या होता है, डेंड्राइट्स जैसा कि हम लोगों ने देखा शॉर्ट ब्रांच होती हैं, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, ये यहाँ पे काम क्या करती हैं। तो ये बेसिकली जो दूसरे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उनसे यहाँ पे मैसेज को रिसीव करने का काम करती है। देखो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम यहाँ पे मैसेजेस को सेंड करता है, ठीक है, रिसीव करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो यहाँ पे जो दूसरे न्यूरॉन्स होते हैं जो मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देखो यहाँ पे न्यूरॉन्स कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, यानी अगर इसको आप लोग एक न्यूरॉन समझो तो यहाँ पे ये देखो दूसरे से कनेक्ट है, फिर तीसरे से कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इस वाले डेंड्राइट को पकड़े, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये हमारा इस वाले एक्सॉन टर्मिनल से कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, देखो अगर मान लो यहाँ पे इस वाले के पास मैसेज है तो इसने जो है इसको यहाँ पे मैसेज सेंड कर दिया, तो ये यहाँ पे क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से।
और जो हमारा एक्सॉन होता है ये यहाँ पे लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि जब हमारे मैसेज होते हैं, देखो मैसेज हमारे जो है नर्व इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे देखो ये जो हमारा एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन हमारा ये है ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैसेज होता है, ठीक है, और यहाँ से ये मैसेज जो है इसको भेज देता है। और उसी तरीके से जो हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, तो जैसा हम लोगों ने देखा ये हमारी जो है न्यूरॉन का यहाँ पे इंड पार्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद ये क्या करता है, ट्रांसमिट सिग्नल्स, यानी कि ये जो है सिग्नल भेजता है। तो आप लोग देख रहे हो, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे ये जो हमारा एक्सॉन है, एक्सॉन हमारी जो है ये वाली बॉडी, ठीक है, यहाँ पे हमारा मैसेज है, ठीक है, ये मैसेज को कलेक्ट करता है और उसके बाद ये यहाँ पे जो एक्सॉन टर्मिनल है ये यहाँ पे मैसेज को भेजता है। और भेज किसको रहा है, भेज हमारा रहा है डेंड्राइट्स को, और डेंड्राइट्स क्या कर रहा है, मैसेज को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे देखो डेंड्राइट्स क्या करता है, मैसेज रिसीव करता है, एक्सॉन क्या करता है, मैसेज कैरी करता है, और एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है। और मैसेज होते किसके फॉर्म में, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि नर्वस सिस्टम में हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि ये मैसेज वैसेज का सिस्टम कैसे होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप लोग बस ले लो। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे ग्लायल सेल्स के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे न्यूरोग्लिया के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम लोग जो है नॉन न्यूरोनल सेल्स के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो जो हमारी ग्लायल सेल्स होती हैं इनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, यानी ये मैसेज वैसेज नहीं भेजती हैं। ये यहाँ पे सिर्फ मेन इनका काम क्या है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनको सपोर्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करके रखती हैं। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी नोट्स देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो चुकी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong.